आज का जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, ईएम वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये 9वां वीडियो है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने मैक्सवेल की इक्वेशन बताई है, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ना। तो ये चैप्टर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मैक्सवेल इक्वेशन के बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन का जो यूज होना है इस इक्वेशन के अंदर है ना। क्योंकि इस वेव की अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपन क्या डेराइव करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट करके दूंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन से रिलेशन इसमें आते हैं, वो सारा अपन पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड के बारे में किसने बताया था अपने को, मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है। तो वो सारा अपन इसमें कवर भी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन अपने को क्या बताती है ना। ये इक्वेशन अपने को बताएगी कि जो ये ईएम वेव है वो कैसे प्रोपोगेट करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। अगर वो मीडियम में प्रोपोगेट करती है या फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करती है, उन सब के बारे में अपन इस इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे ही मैं इक्वेशन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा भी होगा, अगर ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये आपका ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, अगर ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगर मान लो परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मान लो ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये वाला कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीनों म्यूचुअली क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा। और ये दोनों अगर टाइम के साथ वेरी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, है ना, जिसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, आपको पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर दोनों फील्ड होंगे और टाइम के साथ वेरी करेंगे तभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सेलरेटेड चार्ज की जरूरत रहती है, आपको पता होगा, है ना। ई की बात करूं तो ई इक्वल्स टू ई नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी, और एक ले रहा हूं मैं एच। ये दो इक्वेशन मैंने ली। आप पूछोगे सर ये ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, लेकिन ये एच क्या लिया है। ये बच्चों एच आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार आपको बता चुका हूँ मैं। बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू एच होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को अपन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में अगर बात करना चाहिए तो ये म्यू नॉट ये रिलेशन काम में आता है। तो यहाँ से मैं एच इक्वल टू एच नोट, मतलब बी की जगह मैं अगर एच वाला भी रिलेशन यूज करूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर इसको आपको एच में करना है तो आप एच में भी इसमें बी में भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एच की जगह बी अपॉन म्यू नोट पुट कर दो, है ना। तो दोनों तरफ से म्यू नोट वाली कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बी में आ जाएगा फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, ये दो इक्वेशन आपके पास है अभी तक, ई इक्वल्स टू ई। अब देखो क्या करता हूं मैं, डेल ई बाई डेल टी निकालने की कोशिश करता हूं। आपको भी पता चल जाएगा कि सर अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं वो इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, सिर्फ उस पैरामीटर निकालना चाह रहा हूँ, वो सारे निकालने मुझे। तो डेल ई बाई डेल टी करूँ तो आप देखो ई नोट तो इसमें क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो तो कांस्टेंट है। और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी के अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो ई की पावर आयोटा ओमेगा आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा ई की पावर एक्स का, पहले एक्स का कर लेते हैं, फिर ई का आएगा तो इतना ही आएगा। आपके पास डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप देख के बता सकते हो। अगर मैं आयोटा ओमेगा का पार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ई नोट ई की पावर आयोटा ओमेगा टू की वैल्यू वापिस क्या आ जाती है, ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा ओमेगा। क्या सही है ना, समझ में आ गया। क्योंकि ई की पावर एक्स का क्या होता है, पहले एक्स का करेंगे, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ डेल एच बाई डेल टी की, तो इसमें भी आप देख सकते हो डेल एच बाई डेल टी की निकालूंगा
तो देख के बताइए आप। एच नोट कॉन्स्टेंट है, ई की पावर आइटा ओमेगा टी है, तो आइटा ओमेगा और ई की पावर आइटा ओमेगा टी, तो डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास, बताइए क्या आएगी। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा ओमेगा, आपकी बार भी आएगा, और ये क्या आएगा एच। शायद आपको पता चल गया होगा कि डेल ई बाई टी और डेल एच बाई टी मैंने दोनों टर्म आपके लिए निकाल के दे दिए। अब इसके बाद देखते हैं आगे ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ऐसा अपन ने क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसने बताया था अपन को, मैक्सवेल ने बताया था। तो मैक्सवेल ने अपने को इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, देखो उन्हीं इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन या फैराडे लॉ क्या था, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल, यही था मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। और अगर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की बात करें, अगर अपन मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्या थी, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, यही थी। अगर इस बी की जगह मैं म्यू नॉट एच करूं, म्यू एच करूं और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो अगर डेल क्रॉस एच की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ से क्या आ सकती है, म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा जे प्लस एप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। ये आपको बता चुका हूं मैं, ये वाला बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, है ना। तो ये म्यू करूंगा तो म्यू और म्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, अगर मीडियम के लिए तो म्यू हो जाएगा, है ना, अगर फ्री स्पेस के लिए तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से डेल क्रॉस एच की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये, ठीक है। तो आपने डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस एच की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो जे है, जे आपको पता है जे की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लिख रहा हूँ आपको पता होगा, इससे लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन करवाई थी, उसके अंदर ये डेरिवेशन था, फाइनल डेरिवेशन अपना यही आया था, ठीक है। तो ये जे क्या है, इस जे को बोला जाता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब अगर जे की बात की जाए, करंट डेंसिटी जे मींस करंट पर यूनिट एरिया। इसको आप ओम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस जे की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा ई आती है। उस वजह से ये सिग्मा ई कैसे आती है, देखो सिंपल सा, आई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, वी डी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी एप्सिलॉन ई अपॉन एन, है ना। और एन ई की बात करूंगा मैं, सॉरी ई अपॉन एन, और इससे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, सिग्मा इंटू, ये आपका क्या होता है, सिग्मा होता है, ये आपके पास क्या है, ई है। तो यहाँ से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, जे की। जे यहाँ पे है क्या, करंट डेंसिटी, क्योंकि आपने ओम्स लॉ स्टार्ट में पढ़ा होगा, उससे आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो इसमें ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। आप इक्वेशन देते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 5, ये आपके पास 6, ये इक्वेशन 7, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो, डेल क्रॉस एच, जे की जगह क्या पुट कर दिया आपने, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दोनों इक्वेशन के अंदर, क्योंकि मेरे पास देखो यहां से डेल क्रॉस ई है इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी है, और एक मेरे पास यहाँ पे डेल क्रॉस एच है जे। अब यहाँ मैंने डेल एच बाई डेल टी की वैल्यू निकाली है और डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू में किस में पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा डेल क्रॉस एच इक्वल टू, क्योंकि ई की जगह वैल्यू पुट करनी है ना, तो ई की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी है, ये ई की वैल्यू, हाँ, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या होती है, एमिसिविटी, और म्यू क्या होता है, परमेबिलिटी, ठीक है। मीडियम की भी हो सकती है और फ्री स्पेस की भी हो सकती है। अगर म्यू नोट लेते हैं, एप्सिलॉन नोट रहते हैं तो फ्री स्पेस होता है, और अगर किसी मीडियम की लेनी होती है तो म्यू या एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी की मैं वैल्यू पुट करता हूँ आई ओमेगा ई। बच्चों बता सकते हो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा वही जैसे अपन एक्सपांशन का ओपन करते थे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ई इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन आई ओमेगा, और यहाँ आ गया आपके पास ई वेक्टर। ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल क्रॉस किसकी आई है? ये डेल क्रॉस एच की वैल्यू। मेरे हिसाब से बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट था जो आज चीजें आपको बता चुका हूँ, वही मैं लिखता जा रहा हूँ, कुछ अलग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने फोर्थ इक्वेशन का यूज करके मैंने ये एक रिलेशन निकाल लिया। अब एक थर्ड इक्वेशन का भी यूज करके मैं, क्योंकि डेल बाई डेल टी की वैल्यूज मेरे पास नहीं है, लेकिन डेल एच बाई डेल टी है ना, तो थर्ड इक्वेशन का भी अगर यूज करके कुछ मैं इससे फाइंड आउट करूं, डेल क्रॉस ई को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, है ना, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है आपको पता है, और डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू है म्यू डेल एच माइनस है ना, और डेल एच बाई डेल टी की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये आई ओमेगा एच बार, आई ओमेगा आयोटा है, आई नहीं है सॉरी आयोटा है, आपको पता है, ठीक है। तो ये डेल क्रॉस ई, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 9। आपके पास डेल क्रॉस एच और डेल क्रॉस ई दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आप सामने देख सकते हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब ये इक्वेशन सही है कि नहीं, है ना, इसके ऊपर अपन अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो प्रूव भी होना चाहिए कि हाँ अपन कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आपको पता होगा, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो आपने रीजन लिया था जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, अगर वो रीजन है वो फ्री ऑफ चार्ज है, वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब अगर चार्ज नहीं, इसका मतलब रो की वैल्यू क्या, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। और जहां पे अगर चार्ज नहीं होगा वहां पे आपको पता होगा डेल डॉट ई की वैल्यू और डेल डॉट एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ये आप सबको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है तो वहाँ पे चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी भी 0 होगी, और चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी अगर 0 है तो वहाँ पे डेल डॉट ई और डेल डॉट एच की वैल्यू क्या रहेगी? 0। अब एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको पता चल गया, अगर मैं फ्री ऑफ चार्ज की बात करूं, वहां पे कोई अगर चार्ज नहीं होगा तो वहां पे डेल डॉट एच की बात करूं या डेल डॉट ई की बात करूं, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ये आपको पता चल चुका है। अब आगे देखते हैं कि अगर ये आपको पता चला तो आपके पास दो ऑपरेशन है, डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस एच, ये दोनों ऑपरेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 10 और इसको इक्वेशन नंबर 11 मैं दे देता हूं। अगर इक्वेशन नंबर 10 और 11 में अगर मैं डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं या कर लेता हूं इसका, क्योंकि ये ई वेक्टर का क्या है? कर्ल है, इसका एक बार और कर ले लूं मैं, देखो डेल क्रॉस ई लेता हूं तो आपको पता होगा क्या आएगा? माइनस म्यू आयोटा ओमेगा, ये डेल क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले का, इसके बाद दूसरे वाले का लूंगा। अगर इसमें अगर डेल ऑपरेटर लेता हूं तो आपको पता होगा, इस ऑपरेटर को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बता सकते हो? डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर, यही होता है, इक्वल्स टू माइनस म्यू आयोटा ओमेगा डेल क्रॉस एच, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या रहेगी? 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू आपके पास आ गया म्यू आयोटा ओमेगा डेल क्रॉस एच। और बच्चों डेल क्रॉस एच की वैल्यू आपके पास पता है क्या है? डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या है? ये वाली टर्म, तो डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा म्यू आयोटा ओमेगा, डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आयोटा ओमेगा इनटू ई, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया।
मेरे हिसाब से आ गया होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो आपके पास ऑपरेशन आए थे लास्ट वाले, जो रिजल्ट आए थे मैंने यहाँ पे लिख लिए, और वो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट किया। आप देख लो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुट किया है ना, 3 to 1 माइनस 1 to 3 है ना, फॉर्मूला जो अपन अप्लाई करते हैं, इससे डेल डॉट ई की वैल्यू 0 हो जाएगी है ना। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 12। अब एज इट इज मैं डेल क्रॉस एच में भी ऐसा करता हूं, जब डेल क्रॉस एच करूंगा तो आप देख सकते हो डेल क्रॉस एच के आपके पास आ जाएगा सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा डेल क्रॉस ई। क्योंकि देखो डेल क्रॉस एच के फॉर्मूले में क्या है, ई है ना। अब सेम एज इट इज वही आएगा, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा डेल डॉट समझ में आ रहा होगा है ना। और ये टर्म अब की बार फिर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू, ये मल्टीप्लाई में आपको पता है, कहीं आप माइनस मत कर देना, आइटा ओमेगा एच बार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको और आगे, माइनस से माइनस, ये वाले माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास डेल स्क्वायर एच की वैल्यू आ जाएगी क्या, सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा, और साथ में है म्यू आइटा ओमेगा एच बार। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 30। ठीक है बच्चों, आपके पास डेल स्क्वायर ई और डेल स्क्वायर एच की वैल्यू आ गई है, देख सकते हो, म्यू आइटा ओमेगा ई बार, म्यू आइटा ओमेगा एच बार, और सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा। आप देखोगे तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, दोनों में सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा, सिग्मा प्लस एप्सिलॉन आइटा ओमेगा, यहाँ पे म्यू आइटा ओमेगा है ना, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। अगर सिमिलरिटी की है इसमें, तो अपन देखते हैं इसके बाद। इसका मतलब डेल स्क्वायर ई और डेल स्क्वायर एच है, दोनों क्या है, दोनों में आयोटा आ रहा है। अगर मैं डेल स्क्वायर एच है ना, इसको एक टर्म मान लूं, मैं क्या टर्म मान लूं, गामा स्क्वायर मान सकता हूं। डेल स्क्वायर एच को क्या मैं ऐसा कुछ मान सकता हूं, गामा स्क्वायर। सोच के बताइए आप, है ना, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन इसको पूरा को रब करके और फिर वापिस स्टार्ट करते हैं।